नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इसका बचा पार्ट पढ़ रहे हैं, आज कंप्लीट कर देंगे 3 चैप्टर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चंगेज खान के उपरांत मंगोल। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन सन 1279 ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्य का सामना करना पड़ा, परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना उससे परे पश्चिमी यूरोप में मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रही, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्ति के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओगदेई के उत्तराधिकारी मान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश की तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओंगिदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मौके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्री को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। यह विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजह से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियान में चंगेज खान की सेना ने नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जाति संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटो जैसे पराजित लोग भी इससे सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जनजाति समूह जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10,000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने? चंगेज खान ने। उसने प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी, जिसमें अनेक कबीलों को कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उनके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी,
नोयान कहा जाता था। क्या? नोयान कहा जाता। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से भिन्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का यह पद इन लोगों का अपने साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। उससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेप प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगदाई को तुरान का स्टेप क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे मान खान की उपाधि दी जाएगी। किसको? ओगोदेई को। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़े तम्मा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कहकर कहते थे। इस उगाई को यायावर लोग अपने स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति याम में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे भी कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उबर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे।
बहुविवाही चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सुरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु इस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगोदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तुलुई परिवार के हाथ में आ गई, जिससे मोके और कुबलाई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए गए। तोलुई बरके और आरिख बोके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। गणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुंडे हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। ये देखो, यह है जोची, यह है चुगताई, ये है ओगोदेई और ये देखो, ये है बातु, बरके, गोमुख, आरिख बोके, हलाकू, कुबलाई, मोके। ये चंगेज खान। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे पारसी में पेजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाध नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते थे। ये देखो, जो रेड कलर है वो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, फिर ब्लू है वो 1259 ईस्वी मंगोल अभियान, फिर ये है ब्राउन रेशम मार्ग की दिशा। ये देखो, जो रेड कलर है वो चंगेज खान का दे रखा है। काराकोरम मान खान का साम्राज्य, ये है चगताई साम्राज्य। तेरहवीं शताब्दी ईस्वी मंगोल साम्राज्य में यायावर और स्थानबद्ध समुदाय विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत की घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आध्यात्मिक सुंग वंश के पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलाई खान मृत्यु 1294 कृषकों नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान मृत्यु 1213 चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंश था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटे। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। इसके वक्त है कि स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। चंगेज खान के शासनकाल से मंगोलों ने विजित राज्य से नागरिक प्रशासक और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुस्ताई ने ओगदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए भाषण भी इसी समय तैयार किया था, जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवासी स्थानों के नए क्षेत्र में अधिक था। उन क्षेत्रों से जो यायावरों के
मूल स्टेपे आवाज़ से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंततः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच मान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए तोलुई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेप क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज और रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूह में बढ़ जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा तोलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे पर इतिहास में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों का अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा पिछले शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वर्ष में मान खानों द्वारा दी गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया। मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में एक बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहास वर्ष में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला था वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थान पर समाज में अपनी दाग जमानी थी। इस बदले समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसी चंगेज खान ने की थी। डेविड आयलोन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य व नियम संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो मान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि या ज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है। जैसे आखिर सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभरकर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशेषता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के उत्तराधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती है। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यदि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने के लिए
बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज़ खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। यास क्या है, यास पढ़ते हैं। 1200 की बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उसकी भर्त्सना की। उसने उसको पापी और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी, जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोजी का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानिस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने वृत्तांत में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। अब आता है निष्कर्ष। चंगेज़ खान मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति का कि जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेप के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनः स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकर्षित हुए। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्ति मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणाली, जैसे कि भारत में मुगल शासकों की अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी आयावर शासन प्रणाली संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राजा की आकांक्षा रखता था, वे अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलियों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। कुबलाई खान और चाबी शिविर में।
दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।